हेलो फ्रेंड्स, ये है क्लास 6 हमारे अतीत फर्स्ट के का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें एक लड़की को बताया गया है जिसका नाम है रशीदा। उसका सवाल है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुखी सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि ये कौन, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे से बात कर सकते हो जो उस समय की स्मृति रखता हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कोई कैसे जान सकता है? तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उन समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। फिर है कि लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र एक, प्रश्न संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी, ये मानचित्र एक, इसमें नर्मदा नदी ये है नर्मदा नदी। कई लाख वर्षों पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट यानी शिकार। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाली दिशा, इसमें है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। इसमें क्या है? इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजन आरंभ किया। गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। अब है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां, तो ये हो गई गारो पहाड़ियां। और मध्य में विंध्य पहाड़ियां, तो ये हो गई विंध्य की पहाड़ी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो विंध्य और विंध्य के उत्तर में यानी कि इस तरफ स्थित थे। फिर आगे है मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो इसमें सिंधु नदी हो गई ये वाली, और बाकी हो गई ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये हो गई सहायक नदियां।
सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मैप में देखें तो ये रही गंगा नदी, और ये इसकी सहायक नदियां, और ये हो गया समुद्र तट। यहाँ पे लगभग 2500 वर्ष पहले लोगों ने नगर बनाना कर रहने लगे। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। नदी सोन, तो ये गंगा नदी हो गई, और ये नीचे से आ रही इसकी सोन नदी। गंगा के दक्षिण से एवं इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने स्थान अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक तथ्यों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र एक को देखें। इसमें क्या है? पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों तक लोग पत्थर को तराशते, संगीत रचते और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब है देश का नाम। देश के नाम अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा।
भारत, भारत के इस तरफ है यूनान, और वापिस थोड़ा नजदीक आओ तो क्या है, ईरान, और इस तरफ आए तो ये थी सिंधु नदी, और सिंधु नदी के इस तरफ ये हो गया, ये इंडस नदी हो गई, और इस तरफ ये हो गया भारत या इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 35 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी गई है। तो ये देखें ताड़पत्र, तो ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर उसमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ये नीचे की तरफ। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि की सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक भी हैं। इनमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत भाषा और तमिल में है। प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्णित करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यह लगभग, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्णित करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह का पर लेख लिखने वाले से क्या लाभ है? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी?
इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद हजार जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने को मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ऊपर देखें इन तस्वीरों के बारे में, तो बाईं और ये जो तस्वीर है, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस पात्र के इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाईं तरफ देखें तो एक पुराना चांदी का सिक्का है। और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के ऊपर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य को ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोगों का भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करते हुए तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उस समय शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता के से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व
वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों को पहले एडी, हिंदी में ईस्वी या ई लिखा पाते हो। यह है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसीडी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 2 और पृष्ठ 3 पर दो तिथियां हैं जिनका पता लगाओ और फिर इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। तो इसमें तिथियां दी हुई हैं। एक तो है 2500 वर्ष पहले और एक है 4700 वर्ष पहले। तो मतलब 2500 वर्ष पहले मतलब 500 ईसा पूर्व, और ये हो गया 4700 मतलब लगभग 2300, मतलब लगभग 2700 ईसा पूर्व। अन्यत्र में देखें तो जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इससे इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों का में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है। इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के मिस्र में मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक राजा रानी रहते थे। तो इस तरह वो चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं व्यक्त करते थे और ये कुछ लिखा हुआ है तो हम पढ़ सकते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है जहां यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनान तथा मिस्र की लिपियों के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की सार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह ज्ञात कर लिया कि विभिन्न अक्षरों एवं उनके लिए प्रयुक्त किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से उन अभिलेखों को भी पढ़ सके। कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है।
तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची बनाओ, तैयार करो, जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहते हो। ये इसके क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।